नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में और विज्ञान प्रकाश। केजरीवाल साहब ने एक बार फिर एंटी ग्राफ्ट हेल्पलाइन यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जो कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उसकी हेल्पलाइन वापस खोल दी। ठीक है, लेकिन बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं ये सवाल? जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार में रहकर भी लड़ाई कर रहे हैं तो फिर ये क्यों सवाल उठ रहे हैं? उठने तो नहीं चाहिए ना, आपके हिसाब से भी नहीं उठने चाहिए, मेरे हिसाब से भी नहीं उठने चाहिए। ये क्यों उठ रहे हैं, इस पर सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम विक्रम है। मैं अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए गया था। विक्रम के नाम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही राशन कार्ड बनाने को लेकर बनावटी शिकायत की, उसके 3 घंटे बाद ही दिल्ली भर से भ्रष्टाचार की शिकायतों के करीब 5000 फोन आ गए, जिन्हें निपटाना भी एंटी करप्शन ब्रांच के सामने चुनौती है। हेल्पलाइन पर आने वाली करीब 20% कॉल फर्जी होती है। सत्यता जांच कर ही मामला एसीबी को दिया जाएगा। शिकायत पर कॉल सेंटर के लोग पहले विभाग से बात करेंगे। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए और भी कई सारे कदम उठा रहे हैं। जितने कानून हैं उन कानूनों को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। कई सारे ऐसे कानून हैं जिनमें जानबूझ के पेच छोड़ रखे हैं। आम आदमी पार्टी की पिछली 49 दिनों की सरकार में जब यह हेल्पलाइन खोली गई थी, तब करीब 1 लाख शिकायतें आई थीं, जिनमें उन कर्मचारियों की शिकायत भी थी जो दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आते थे। लिहाजा इस बार डीडीए या एमसीडी जैसे विभागों से जुड़ी शिकायतों में आने वाले नाम को या तो सार्वजनिक किया जा सकता है या उन विभागों के विजिलेंस को दिया जा सकता है। इस नोटिफिकेशन को हम लोग नहीं मानते और आज दिल्ली की हेल्पलाइन लॉन्च की जा रही है। पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भ्रष्टाचार अब आपको दिखाई दे, चाहे कोई विभाग हो, किसी भी सरकार का विभाग हो, आप इस फोन के ऊपर फोन करना और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस से लेकर एमसीडी जैसे कई विभागों की ऐसी करीब 2 दर्जन हेल्पलाइन चल रही हैं, लेकिन आम लोगों को इसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। लेकिन हमें और आपको ये भी समझना चाहिए कि हर छोटी बड़ी समस्याओं का हल हेल्पलाइन नंबर नहीं है, और सरकार की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि हेल्पलाइन को बनाने के बाद इसको और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि जो भी लोगों की शिकायत आएँ उनका पारदर्शी तरीके से निपटारा हो पाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगदीश प्रकाश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अनिल जैन साहब हैं, मेरे साथ यहाँ पर संजय सिंह है जो कि पॉलिटिकल एडिटर है फर्स्ट पोस्ट के। अब सवाल ये उठ रहा है संजय, ये क्यों हेल्पलाइन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, एक तो ये हेल्पलाइन जिस समय बनाया गया उस समय आम आदमी पार्टी की अंदरूनी हालत जो थी वो अच्छी नहीं थी। और जो भी हुआ पिछले कुछ दिनों में उसमें जनता का एक विश्वास उठ गया था। एक तो ये बहुत जरूरी था कि ये बहुत बड़ा पोल प्रॉमिस है। करप्शन एक ऐसा इशू था जिसके मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल मतलब सिंगुलर कोई इशू है तो वो है। दूसरी चीज देखिए कि हेल्पलाइन करके और जिस तरह का वहां लोग जमावड़ा हुआ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स का, वो एक तरह से ये भी बताने की कोशिश थी कि उनका जो इम्पैक्ट प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव से उनका समर्थन कम नहीं हुआ है उनके जाने से। बिल्कुल, उनके जाने से एक उनके अंदर उत्साह भरने की भी चेष्टा थी। तो एक राजनीतिक मैसेज भी है और भाषण के दरमियान भी वो राजनीतिक बातें अपनी कहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो जिस समय परसेप्शन का डेंट पड़ रहा था उस समय बहुत जरूरी था कि आप इस तरह की चीज को लेके आते हैं। लेकिन वहां 2 चीजें हो गई। एक तो वीआईपी और वीवीआईपी का वो जो बोर्ड लग गया जिसके हम उस पर आएंगे क्योंकि कुछ सारे बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन पर हम सबको पता है देश की सर्वोच्च अदालत की क्या ओपिनियन रही है, क्या राय रही है। अब इसमें जो मसला है विज्ञान की 1031 पे जब आप डायल करते हैं तो ठीक है, पिछले बार बहुत तेरे मतलब 1 लाख से जो ऊपर वो गए थे, उसमें दिल्ली पुलिस, डीडीए और तमाम लोगों के बारे में वो जो भी थे कंप्लेंट्स थी। उन कंप्लेंट्स में जहां तक मेरी जानकारी है 400 सीरियसली वो जांच हुई और सिर्फ 1 के खिलाफ एफआईआर हुई, सिर्फ 1 के खिलाफ। इस बार भी जो पैटर्न है, एक
लीगल इसकी जो सैंक्टिटी होगी कंप्लेंट्स की या इन्वेस्टिगेशन की, वो तो काफी बाद में आएगी। इसका इंप्रेशन एक साइकोलॉजिकल जो वॉर है, एक साइकोलॉजिकल हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को इसमें फिर ये आगे ले करेंगे, जा रहे हैं। फिर स्टिंग बताएंगे, स्टिंग सिखाएंगे उनको, फिर वो करेंगे। तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का रोल काफी बाद में आता है। इसके पहले वॉलंटियर्स और जो एजेंसी आउटसोर्स की गई हैं वो प्रक्रियाएं काफी लंबी चलेंगी। तो ये साइकोलॉजिकल वो ज्यादा है बनस्पत की लीगल इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे। ठीक है, मेरे साथ आशुतोष जुड़ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शर्मिष्ठा जी जो कि कांग्रेस को कर रही है, और अनिल जैन जो कि भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। मैं आशुतोष को पूरा समय दूंगा, लेकिन अनिल जैन आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों को क्या समस्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ाई को तो आगे बढ़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इस बार सरकार में रह के फिर समस्या क्या है? नहीं, देखिए विज्ञान जी, कोई समस्या नहीं है और हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं तो इसमें कोई इसका कोई विरोध नहीं है। मेरा कहना यह है कि पिछली बार 49 दिनों के समय में उन्होंने हेल्पलाइन चालू करी और 1 लाख कलेक्ट भी कर ली। अभी 49 दिनों के बाद कर रहे हैं। अर्थात क्या है कि ये 49 दिनों के बाद जो पिछली इनकी सरकार का कार्यक्रम था वो सरकार के आते ही वो रीस्टार्ट किया जा सकता था। अब जो टाइमिंग है, हर चीज का टाइमिंग का और परसेप्शन राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। अब टाइमिंग कर रहे हैं, ये 49 दिनों के बाद अपनी हेल्पलाइन शुरू करें। अर्थात जो अभी तक आम आदमी पार्टी का जो ड्रामा हुआ है और जो आपस की विघटन और आप एक दूसरे के ऊपर छींटा कसी हुई है, उन सबसे ध्यान हटाने के लिए इन्होंने एक शगुफा छोड़ा है। दूसरा, इसको हेल्पलाइन का कोई विरोध नहीं है, हेल्पलाइन करें, अच्छा है, जितना करप्शन से लड़ें उतना अच्छा है, लेकिन मेरा टाइमिंग पर सवाल है। दूसरा, अभी तक जो इनके स्टिंग के बारे में जो इनकी पार्टी में रहे लोगों ने जो इनके ऊपर आरोप लगाए, उनके बारे में कितनी इन्होंने जांचें कराई हैं, उन जांचों का क्या हुआ है? तीसरा, जो चेक का मामला था, इनका जो फर्जी तरीके से चेक लिए गए थे और रात के अंधेरे में जिस तरह से इनकी जो बातें आई थी, उसकी इन्होंने जांच कितनी कराई है? अपने आप को पाक साफ सिद्ध करने के लिए ही कम से कम वो जांच कराते, लेकिन वो उन पर कोई जांच नहीं हुई है। बेसिक बात यह है कि इस समय ये शगुफा एक छोटी सी चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, उसके बाद ये प्रश्न आशुतोष से भी पूछूंगा। अभी हाल में जो आप लोगों ने विवादित गुजरात में टेररिज्म के खिलाफ कानून को पुश किया है, उसमें ये दोनों पॉइंट्स बहुत पेचीदगी भरे और बहुत डिबेटेबल रहे हैं कि आप फोन रिकॉर्डिंग को एविडेंस के तौर पर पेश करिए, और इस पर राष्ट्रव्यापी बहस हुई है, राष्ट्रपतियों के अपने ओपिनियन है। जरा मुझे बताइए कि ये लोग भी कह रहे हैं कि फोन रिकॉर्डिंग और स्टिंग को एक एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है। क्या बीजेपी इस बात को एंडोर्स करती है, इसका समर्थन करती है? वो अपने स्टिंग ऑपरेशंस की जांच कराए, वो तो जरूरी है। क्या बीजेपी इस बात को एंडोर्स करती है? क्योंकि गुजरात में इसी लाइन पर बने कानून को लेकर बड़ी बहस हो चुकी है, हो रही है। अनिल जी। अभिज्ञान जी, मेरा कहने का अर्थ है, जब ये इन्होंने जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना झंडा खड़ा किया है देश भर में, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अपने आप को सिद्ध करते हैं, बाकी सब लोग तो भ्रष्टाचार करने वाले लगते हैं इनकी निगाह में। ना एकदम सीधा प्रश्न है। मॉडल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एक्सेप्टेबल एविडेंस क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और तमाम रिसर्च पेपर मेरे सामने हैं। प्रश्न ये उठता है कि गुजरात में एक कानून पर इसको लेकर बहस हुई, क्या आप किसी किस्म के फोन रिकॉर्डिंग को, क्योंकि ये भी इंटरसेप्शन का माध्यम हो सकता है, या किसी स्टिंग ऑपरेशन को सबूत बनने का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? संजय, मेरा सवाल सही है? क्योंकि बुनियादी प्रश्न बिल्कुल यही है। उसके बाद मैं आशुतोष को और कांग्रेस को पूरा समय दूंगा। अनिल जी। अभिज्ञान जी, इस सवाल का जवाब हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता। क्यों? ये सर्कमस्टेंशियल होता है हमेशा। कोई भी एविडेंस, किसी भी प्रकार का एविडेंस किसी भी केस में सर्कमस्टेंशियल होता है। ये ब्लैंकेट डिसीजन के रूप में इसको हमेशा एविडेंस मानकर इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन गुजरात में आप ऐसा कर रहे हैं, मेरिट होती है और वहां पर भी एक राज्य सरकार है। गुजरात में आप ऐसा कर रहे हैं जी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। गुजरात में आप ऐसा कर रहे हैं, वहां पर भी एक राज्य सरकार है और उस पर 2 बार उसी कानून के गुजरात में भी ऐसे केसेस सरकार की उसमें केंद्र की राय ली जाती है, उसको 2 राष्ट्रपति लौटा चुके। इसीलिए मैं कह रहा हूं, उसने पुलिस की भूमिका पर प्रश्न किए थे। यहां पर भी आज पुलिस को लेकर शिकायतें आती हैं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के मसले में।
देख, गुजरात में गुजको का जो कानून है, हाँ। वो इससे संबंधित नहीं है। वो जो टेररिज्म से संबंधित कानून है, हाँ। वो टेररिज्म से संबंधित कानून है ना। जैसे मकोका वहां लगा हुआ है महाराष्ट्र में, उसी तरह के कानून की तर्ज पर गुजरात का कानून है, जिसको राष्ट्रपति ने लौटाया था। हाँ। और उसी को द्वारा उस वहां की विधानसभा ने पारित किया है। उसका इस कानून से और इस इंटरसेप्शन से ही खाली संबंध नहीं है। मैं कह रहा हूं कि किसी भी केस की मेरिट भ्रष्टाचार के लिए मैं तो मॉड्यूल जो प्रस्तुत किया जा रहा है, किसी को, हाँ जी बिल्कुल है, किसी नहीं, को करप्ट बताने का, उसके ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा ना। आपने कहा यस और नो में आपके पास उत्तर नहीं है। आशुतोष, मैं पूरा समय आपको दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का कोई विरोध नहीं कर सकता। सवाल यह है कि अभी भी आप जिन तरीकों को सबूत बताने की बात कह रहे हैं आशुतोष, क्या वो कानूनी तौर पर, जैसे संजय सिंह ने भी कहा, किसी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जायज ठहर पाएंगे? देखिए, अभिज्ञान इसमें 2-3 मसले हैं जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी। पहली बात यह है कि 49 दिनों का जब हमारी सरकार पिछली बार आई थी तो ये बहुत ही कारगर था, और उस वक्त दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार 60 से 70% तक कम हुआ था, जिसका असर यह था कि हमको अगली बार जब चुनाव लड़े तो 67 सीटें हमको मिली थी। यानी अपने आप में ये बहुत ही कारगर कदम है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। ये एक शुरुआत है, और अगर इस शुरुआत के अंदर अगर कुछ कानूनी अड़चनें भी आती हैं तो मैं तो कहूंगा कि आप जैसे समझदार लोग, बीजेपी कांग्रेस के लोग, इस सिस्टम को और पुष्ट करने की मदद करें। तीसरी बात, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जो स्टिंग ऑपरेशंस होता है या ऑडियो वीडियो होता है, या अभी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाता, लेकिन ये कम से कम जांच की दिशा को निश्चित रूप से बताता है कि भाई ये आदमी ऐसा काम कर रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं आशुतोष, खास तौर पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपिनियन लिया। हम लोग, आप भी जर्नलिस्ट रहे तो आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा ओपिनियन बना। मैं अभी इस बहस में नहीं जा रहा हूं कि जब अरविंद केजरीवाल का स्टिंग होता है तो क्या होता है, लेकिन हकीकत यह है कि फिर कोई भी किसी का स्टिंग करेगा और कहेगा कि यह सबूततन माना जाए कि मैं फला को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, तो अब यह लॉ की एक बड़ी फंडामेंटल बहस होगी। आशुतोष, मैं बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठा, और मैं इसके लिए कम से कम मैं एनडीटीवी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आपका अकेला ऐसा चैनल है जिसने कम से कम इस पूरे मसले पर एक गंभीर बहस की शुरुआत की। अन्यथा तो आजकल के चैनल जो थे जिनमें तू मैं की ही नौबत आती थी। जो बात आपने कही, आज 12,731 कॉल हमारे पास आई है। ये 12,731 कॉल का मतलब ये नहीं कि हर कॉल के अंदर वो जेन्युइन कॉल है और उसमें कुछ फेक नहीं है या उसमें कुछ गड़बड़ नहीं। इन सारे कॉल्स की स्टडी की जाएगी, उसको सेग्रीगेट किया जाएगा, और इसमें जो प्राइमा फेसाई, जो ओरिजिनल, जो जेन्युइन नजर आएंगे, उनको एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भेजा जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो उसकी जांच करेगा, और जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई को पुष्ट करेगा। यानी जो स्टिंग ऑपरेशन भी हमारे पास आएगा, उसकी जांच होगी, और उसके बाद जो फॉलोअप एक्शन होगा वो एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा, यानी वो और सबूत इकट्ठा करेगा। लेकिन इसका जो बात अभी संजय सिंह करे थे, इसका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा, वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ये होगा कि बहुत सारे लोग जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से देश का जो विकास है वह बाधित होता है, कम से कम वो डिस्करेज्ड होंगे। उनके अंदर एक डर बैठेगा कि भाई अगर आपने कहीं पैसे लेने की बात की, अगर आपने घुसखोरी की बात की, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुझे लगता है कि संजय सिंह की इस बात में दम है कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत होगा, क्योंकि इस देश के अंदर कानून बहुत बने, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बहुत बार जंग लड़ी गई, लेकिन कभी उसका इंपैक्ट ग्राउंड पे नजर नहीं आया। साइकोलॉजिकल, आप कह रहे हैं साइकोलॉजिकल, आशुतोष आप कह रहे हैं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा। आप स्वयं जानते हैं कि मैं उस तरह की बहस नहीं कराता। मैं इस पॉइंट पर वापस आऊंगा। दूसरा पॉइंट आप ये रख रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने कोई स्टिंग किया, तो आपका तरीका होगा उसको जांच करने का कि व्यवस्थित कानूनी दायरे में यह कितना सही है या गलत है। यह तरीका क्या होगा, मैं इस पर आऊंगा कांग्रेस से बात करने के बाद। शर्मिष्ठा जी, यह लड़ाई आम आदमी कह रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, क्या कांग्रेस कन्विंस्ड है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? शर्मिष्ठा जी, अगर आप मुझे सुन सकती हैं। मेरे ख्याल में उनको ये तकनीकी मसले हैं। शर्मिष्ठा जी, अगर आप मुझे सुन सकती हैं,
हाँ, मैं वापस आऊंगा कोशिश। अब ये 2 पॉइंट पर आते हैं। संजय सिंह, आपसे शुरुआत की थी मैंने। आशुतोष कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल असर होगा, उस पर वो इत्तेफाक रखते हैं। दूसरा मेरा कहना है कि फिर ये किन लोगों के हाथों में मसला जाएगा? अगर कोई स्टिंग हुआ, और मैं जानता हूं ये हाइपोथेटिकल है लेकिन बहुत जरूरी है, अगर कोई स्टिंग हुआ तो फिर ये कौन लोग होंगे ये तय करने वाले कि वो स्टिंग गलत है या सही है? क्योंकि इन्हीं माध्यमों से या किसी गलत तरीके के स्टिंग से या किसी नकलियत के स्टिंग से आप किसी को फंसा भी सकते हैं। ये सियासत है, ये राजनीति है। देखिए, इसके मिसयूज होने के पोटेंशियल तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में देखिए मेरे पास है, इस सिटीजन स्टिंग ऑपरेशन लीगली टेनेबल स्टिंग ऑपरेशन नॉट अ लीगल मेथड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, सुप्रीम कोर्ट। ये देश की सर्वोच्च अदालतों के ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। मेरे ख्याल में कोई भी टेप्ड कन्वर्सेशन या वीडियो की सैंक्टिटी तभी है कि जब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी विथ ड्यू जो उसके सैंक्शन है उसके साथ करती है। तो लेकिन यहां पे इशू 2 है अभिज्ञान। एक तो ये करके, क्योंकि इसमें आपके वॉलंटियर्स का रोल इसके बाद वाले स्टेज में मेरे ख्याल में आता है, जब वो स्टिंग के बारे में बताएंगे। और जो आशुतोष ये नहीं कह रहे हैं आपके वॉलंटियर्स, मैं वापस जाऊंगा आशुतोष के पास। आशुतोष कह रहे हैं जो मौजूदा सिस्टम होगा, यानी कि एंटी करप्शन को ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी की बैठकर कोई कमेटी डिसाइड कर लेगी। मेरे ख्याल में आशुतोष कैन करेक्ट मी, वो उसके बाद जाएगा जिस समय वो रोल आता है। अभी एक जो हवा क्रिएट करना होता है ना पब्लिक माइंड में, एक ठग, कि वो जो डर होता है कि वो स्टिंग हो रहा है, ये फोन कन्वर्सेशन रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, ये वीडियो टेप तो नहीं कर रहा है, मैं पैसे लेते हुए पकड़ा जाऊंगा चौराहे पे, नुक्कड़ पे, वो चीज है। उसमें साथ में एक जो वर्कर्स यहाँ है, जो वॉलंटियर्स है, उसका एक बहुत बड़ा तबका इंगेज होता है। वो खाली अगर बैठा रहेगा कहीं भी किसी भी पार्टी का कोई वर्कर, तो वो आप जानते हैं उसके लिए अच्छी चीज नहीं होगी। पर्टिकुलरली इस टाइप का जैसा मैंडेट दिल्ली में मिला है, और उनको गॉसिप करने के लिए तमाम और कारण है यहाँ पे। ये एक पॉइंट। शर्मिष्ठा जी, अगर आप मुझे सुन सकती हैं, क्योंकि बड़ा गलत होगा कि मैं कांग्रेस की बात ना सुन पाऊं। ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में फोन रिकॉर्डिंग स्टिंग ऑपरेशन को लाने की बात की जा रही है, ये सही है आपके हिसाब से या गलत है? और अगर गलत है तो क्यों? देखिए, मैं कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी अगर कुछ भी स्टेप उठाए तो हम उनका डेफिनेटली स्वागत करते हैं। लेकिन एक सवाल जो है, जिस तरह से ये किया, फर्स्टली जो लोग इसको मॉनिटर करेंगे उनकी कोई लीगल सैंक्टिटी है? आप पुलिसिंग की काम कर रहे हैं, तो जो लोग कर रहे हैं इसको मॉनिटरिंग, तो वो मतलब आप मैं सभी का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है देखना कि जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं उनका कोई लीगल सैंक्टिटी है या नहीं। सेकेंडली, पर्टिकुलरली जहां पर ऑडियो रिकॉर्डिंग है स्टिंग ऑपरेशंस में, एक काउंटर मैकेनिज्म होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो इसका बहुत ही मिस यूटिलाइजेशन हो सकते हैं। अगर मुझे किसी से, सोचिए कोई पर्सनल दुश्मनी हो या कुछ हो, तो मैं तो कुछ उसको एक फेक रिकॉर्डिंग भी ला सकती हूँ ना, उसको मैं किसी तरह से दूसरे किसी वॉइस से करवा सकती हूँ, दूसरा किसी। तो इसका काउंटर मैकेनिज्म क्या है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की बेसिस पे इसका अभी तक तो इसको एविडेंस नहीं माना जाता है, और इसी वजह से शायद इसको कोर्ट नहीं मान रहे हैं, या जो भी आई डोंट वांट टू, मुझे वो लीगल इशू पे नहीं जाना है। लेकिन वैसे भी एक मैं जो समझती हूँ कि काउंटर मैकेनिज्म जो है वो होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो पर्सनल किसी दुश्मनी के कारण भी लोग इस सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं।